नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं, हमारी अपनी पृथ्वी की यात्रा। हम इस अद्भुत ग्रह को इसके बिल्कुल बुनियादी हिस्सों में बांटकर देखेंगे। आखिर ये ग्रह किन मूल संरचनाओं से मिलकर बना है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, अंतरिक्ष की इतनी अनंत विशालता में आखिर हमारी पृथ्वी में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, पूरे ब्रह्मांड में जीवन की खोज तो लगातार जारी है, लेकिन अभी तक के ज्ञात सौर मंडल में पृथ्वी ही जीवन का इकलौता रोशन सितारा है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। आज की चर्चा में हम इन प्रमुख हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। एक रहने योग्य ग्रह के तत्व क्या हैं, फिर स्थलमंडल यानी ठोस पृथ्वी, जलमंडल यानी हमारा नीला ग्रह, वायुमंडल यानी गैसों का आवरण, और आखिर में जीवमंडल, जहां ये सब मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। सच कहूं तो जीवन का अस्तित्व पूरी तरह से 3 मुख्य घटकों पर टिका है: ठोस जमीन, पानी और हवा। ये सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन पृथ्वी की सतह पर जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो एक ऐसा जटिल और शानदार क्षेत्र बनता है जो जीवन को संभव बनाता है। तो चलिए अपने पहले निर्माण खंड की तरफ बढ़ते हैं। ये है स्थलमंडल, यानी वो ठोस आधार जिसके ऊपर हमारी पूरी दुनिया, हमारे शहर और जंगल टिके हुए हैं। ये शब्द असल में ग्रीक भाषा से आया है, जहां लिथोस का मतलब ही पत्थर होता है। इस ठोस परत में पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसकी चट्टानें और मिट्टी की वो पतली परत शामिल होती है। और यही वो मिट्टी है जिसमें सारे जरूरी पोषक तत्व छिपे हैं। सोचिए, इन्हीं तत्वों से तो पौधों की जड़ें खाना खींचती हैं और सारे सूक्ष्मजीव जिंदा रहते हैं। ये जमीन वाकई में जानलेवा रूप से महत्वपूर्ण है। अब अगर हम पृथ्वी की सतह के बंटवारे को देखें तो ये मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बटी है। एक तरफ है पानी के ऊपर निकले हुए विशाल भूभाग, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, और दूसरी तरफ है आपस में जुड़े हुए विशाल महासागरीय बेसिन। वैसे एक मजेदार बात यह है कि इन गहरे महासागरों के बिल्कुल नीचे भी आखिरकार ठोस जमीन ही होती है। स्थलमंडल कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ एक छोटी सी दिलचस्प बात, दुनिया भर में समुद्र के जल का स्तर एक समान माना जाता है, इसलिए किसी भी ऊंचाई को हमेशा समुद्र तल को 0 मानकर ही नापा जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच की गहराई देखिए, 11,022 मीटर। मतलब समुद्र के नीचे की ये गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कहीं ज्यादा है। ना हैरान करने वाली बात, ये आंकड़ा हमारे स्थलमंडल के चरम पैमानों को बिल्कुल साफ कर देता है। चलिए अब हम अपने दूसरे डोमेन की तरफ बढ़ते हैं। ये डोमेन उन पानी के भंडारों का है जो पूरी पृथ्वी के 71% से ज्यादा हिस्से को ढकते हैं। और बिल्कुल सही समझा आपने, इसी वजह से तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर से ग्रीक भाषा की तरफ चलें तो हुडोर का अर्थ होता है जल, और यहीं से निकला है हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। इसका दायरा सच में बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ महासागरों और नदियों का बहता पानी ही नहीं आता, बल्कि ग्लेशियरों में जमी हुई बर्फ, जमीन के नीचे का पानी और यहाँ तक कि हवा में मौजूद जल वाष्प भी इसी का हिस्सा है। सब कुछ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। नीला ग्रह पर रहने के बावजूद इंसानियत को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 97% पानी महासागरों में है, जो कि बहुत ज्यादा खारा है। हमारे इस्तेमाल के लायक मीठा पानी सिर्फ 2.5% ही है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये एक बाल्टी पानी में चंद बूंदों के बराबर है। जलमंडल की जान हमारे 5 प्रमुख महासागर हैं, जो हमेशा गतिमान रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे विशाल प्रशांत महासागर है, जो अकेले पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला है। वहीं अटलांटिक व्यापार और समुद्री जहाज़ों के लिए सबसे व्यस्त रास्ता है। हिंद महासागर दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है, और इनके साथ दक्षिणी और आर्कटिक महासागर मिलकर इस पूरे जल चक्र को पूरा करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं उस अदृश्य ढाल की तरफ जो हमारे ग्रह को चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुए है। ये है वायुमंडल, जो हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तीसरा सबसे जरूरी निर्माण खंड है। ग्रीक में एटमोस का मतलब होता है वाष्प।
वायुमंडल गैस की एक पतली चादर है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये न केवल हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, बल्कि सूरज की खतरनाक रेडिएशन से भी पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। एकदम परफेक्ट शील्ड। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोचक है वो है हवा का ये बिल्कुल सटीक मिश्रण। इसमें 78% नाइट्रोजन है जो जीवों के विकास में मदद करती है और 21% ऑक्सीजन है जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। बाकी बची 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसें आती हैं। CO2 भले ही बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई गर्मी को सोख कर ये ग्रह को पर्याप्त गर्म रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। एक और ज़रूरी बात यह है कि समुद्र तल पर हवा का घनत्व सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं यह बहुत तेज़ी से घटता है। यही सटीक वजह है कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को सांस लेने में भारी दिक्कत होती है और उन्हें अपने साथ भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। जमीन से सीधा अंतरिक्ष की ओर जाते हुए यह वायुमंडल तापमान और हवा के घनत्व के आधार पर 5 अलग-अलग परतों में बटा हुआ है जो एक के ऊपर एक टिकी हुई हैं। क्षोभमंडल से लेकर एकदम बाहर अंतरिक्ष में मिलने वाले बहिर्मंडल तक हर परत का अपना एक खास काम है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और जादुई पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जीवमंडल। ये वो अंतिम डोमेन है जहां पहले बताए गए सारे तत्व आकर आपस में मिल जाते हैं। ग्रीक में बायोस का अर्थ होता है जीवन। ये जमीन, पानी और हवा के बीच का वो बहुत ही संकीर्ण और खास संपर्क क्षेत्र है जहां सच में जीवन मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि जीवन कुछ और नहीं बल्कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के एकदम सटीक और नाजुक ओवरलैप का ही नतीजा है। जरा इस पर गौर कीजिए। सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशाल स्तनधारियों तक हर एक जीवित जीव एक दूसरे से और इस जीवमंडल से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इनमें से किसी भी एक डोमेन को हटा दीजिए और जीवन के इस पूरे चक्र की कल्पना करना भी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि इंसानी गतिविधियां, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाला भारी धुआं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा सकती हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब CO2 बढ़ती है तो वैश्विक तापमान भी बढ़ता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो प्रकृति की इस बेहद नाजुक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। जमीन, पानी और हवा के बीच का ये जादुई तालमेल सच में बहुत नाजुक है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इस बेहतरीन संतुलन को बनाए रखने और ब्रह्मांड में जीवन के इस इकलौते ज्ञात रोशन सितारे को महफूज रखने के लिए इंसानियत को आखिर क्या कदम उठाने चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।